नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजू साहू विद्या मैथमेटिक्स क्लास से। विद्यार्थियों, पिछले हमने अपने वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करके दिखाया था। उम्मीद है आपने आगे के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उनके सल्यूशन भी आपको देंगे। विद्यार्थियों, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 का सल्यूशन देखेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी बुक के अंदर इस पर लिखा है श्रमिक संख्या का प्रत्येक गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या चीज़ सीखना है हमें आज? गुणात्मक प्रतिलोम मतलब किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। किसी भी श्रमिक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हम कैसे निकालेंगे, ये सीखना है। वैसे तो गुणात्मक प्रतिलोम होता है जैसे कि अगर कोई संख्या a है तो उसमें अगर हम ऐसी संख्या की गुणा कर दें जिसकी गुणा के बाद उसका गुणनफल 1 हो जाए तो गुणा की गई संख्या को उसका योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे यदि a एक संख्या है तो 1/a इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। पर हम यहाँ पर श्रमिक संख्या पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें जो श्रमिक संख्या दी गई है वो है 4-3i। अब इस z का योगात्मक प्रतिलोम मतलब इस श्रमिक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। श्रमिक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, इसके लिए आप लिखना पड़ेगा 1/-4 अब विद्यार्थियों, ये a प्लस IB के रूप में नहीं है, मतलब एक श्रमिक संख्या के रूप में नहीं है। अब हम इसे श्रमिक में कन्वर्ट करने के लिए इसके ही कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई बाय डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 4-3i है तो इसका कॉन्जुगेट होता है 4+3i। वहाँ पर इससे हमें मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइड करनी है। जब अंश अंश की गुणा करेंगे तो आपके पास 4+3i हो जाएगा और जब हर की गुणा करेंगे तो 4 का स्क्वायर -3i का स्क्वायर बन जाएगा। अब विद्यार्थियों, ये हो गया हमारे पास 4+3i, ये आया 16 - 9i स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं कि i स्क्वायर की वैल्यू -1 है, यहाँ जब हम -1 रख देंगे तो 16 + 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4+3i। अभी 4+3i अपान में आपके 25 बन चुका है। इसे a b के रूप में लिखने के लिए दोनों पदों को अलग अलग कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4/25, 3/25 और इसके साथ आपका पास i आ जाए। और आप देख रहे हैं कि दी गई संख्या z जो कि 4-3i है उसका गुणात्मक प्रतिलोम 4/25 + 3/25i आपको मिल गया। इसी तरह विद्यार्थियों, इसके और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में भी यही काम हमको करना है। आप इसे ट्राई कीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको कमेंट्स बॉक्स में आकर बताइए, आप उनके भी हम सल्यूशंस। तो एक बार फिर से विद्यार्थियों, हम इसे समझ लेते हैं कि कैसे इसका योगात्मक प्रतिलोम निकाला जाता है। विद्यार्थियों, अगर कोई संख्या दी है तो उसमें एक ऐसी संख्या की गुणा कर दो जिससे उनका गुणनफल 1 हो जाए तो जो गुण संख्या हम गुणा कर रहे हैं वो संख्या दी गई संख्या की योगात्मक प्रतिलोम कहलाती है। जैसे a एक संख्या है तो 1/a उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। यहाँ पर हमें जो श्रमिक संख्या z दी गई है इसका प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम हमें निकाल कर देना है। अभी हमने इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो 1/4-3i हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये एक श्रमिक संख्या के रूप में नहीं है। श्रमिक संख्या का क्या रूप होता है? a प्लस IB श्रमिक संख्या का रूप होता है जिसका एक भाग रियल और एक भाग इमेजिनरी होता है। तो इसको अपनी फॉर्म में बदलने के लिए, अपने व्यापक रूप में लाने के लिए
इसके ही संख्या के जो इसका हर बना हुआ उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, इसे परमेय कारणी गुणांक के रूप में भी आपने कभी को पढ़ा होगा। देखिए जब इसकी अंश अंश गुणा करेंगे तो 4 + 3i आ जाएगा, हर की गुणा करेंगे तो 4² - 3i² आ जाएगा। इस 3i² का 9i² लिख सकते हैं, i² की वैल्यू -1 रख देते हैं, तो 16 + 9 25 हो जाएगा, दोनों संख्याएं अलग। अब ये समस्त संख्या रूप में है अर्थात a + ib के रूप में है, इसलिए इसका ये सॉल्यूशन मिलता है। तो इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम 4/25 + 3/25i प्राप्त होता है। विद्यार्थियों इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन नंबर आपका है 14। क्वेश्चन 14 में हमें दिया गया है कि 3 + i√5 3 - i√5 अपान √3 + √2i माइनस √3 - √2i, ये हमें इसका सवाल दिया गया। 14 क्वेश्चंस है। 3 + i√5 3 - i√5 3 + √2i माइनस √3 - √2i। विद्यार्थियों इसे a + ib के रूप में लिखना है अर्थात इसे एक श्रमिष्ठ संख्या के रूप में बदल कर देना है। हम लोगों ने पहले फार्मूला पढ़ रखा है कि a + b और a - b को हम लिख सकते हैं a² - b²। जब अंश के इन दोनों पदों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3² + √5, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, √5i का होल स्क्वायर। और जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो √3 + √2i माइनस √3, अभी माइनस हटाएंगे तो अंदर का माइनस माइनस प्लस √2i हो जाएगा। √3 से √3 आप कैंसिल कर सकते हो, साथ ही 3 का वर्ग करोगे तो 9 आ जाएगा, √5 का 5 मिल जाएगा और i²। चूँकि i² की वैल्यू -1 है जो यहाँ रख दी जाएगी और √2 से 2√2i आ जाएगा। i² की वैल्यू लिख देंगे तो 9 + 5 आ जाएगा 2√2i। ऊपर आपको मिलेगा 9 × 5 = 14, नीचे 2√2i, इसे कैंसिल कर दोगे तो 7 है, 7/√2i। विद्यार्थियों अभी ये a + ib के रूप में नहीं है, इसको a + ib के रूप में बदलने के लिए हम √2i से मल्टीप्लाई और √2i से इसका डिवाइड कर देते हैं। ये √2 हो जाएगा, यहाँ i², ये 7√2i। i² की फिर से वैल्यू -1 रख देंगे तो 7√2/2 -i। तो इसका a + ib रूप कैसा हो जाएगा देख लेते हैं विद्यार्थियों। इसे हमने लिख दिया 0 + -7√2/2i और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। प्रश्न में यही कहा गया था कि इसे हम a + bi की फॉर्म में लिखें, तो a + bi की फॉर्म में ये लिख गया है। इससे a की वैल्यू 0 आ रही है और b की वैल्यू -√27i आ रहा है। अब आगे के क्वेश्चंस के लिए हम आपको कुछ थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बताएंगे विद्यार्थियों, जो अगली एक्सरसाइज के लिए जिसकी आवश्यकता हमें अगली एक्सरसाइज में पड़ेगी। एनसीईआरटी में इसके बाद एक आपको आर्गेंट प्लेन या आर्गेंट तल के बारे में बताया जा रहा है। आइए जानते हैं आर्गेंट तल क्या होता है। विद्यार्थी जैसे हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं तो उस निर्देशांक ज्यामिति में वास्तविक संख्याओं जैसे x, y को कार्तीय तल पर कैसे निरूपित करते हैं। आपने कभी कार्तीय तल पढ़ा होगा, ये क्लास 9th में है। कार्तीय तल का चैप्टर क्लास 9th में है और वहाँ पर हम वास्तविक संख्याओं को किस प्रकार डिनोट करते हैं। देखो विद्यार्थियों, वहाँ पर हम दो सीधी लाइनें खींचते हैं,
एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। ये दोनों परस्पर लंब रेखाएं होती हैं। ये लंब रेखाएं जिस जगह पर खींची जाती, जिस तल पर खींची जाती हैं, उस तल को हम कार्तीय तल कहते हैं। और इन रेखाओं को हम यक्ष और यक्ष डैश अक्ष, वाई और वाई डैश अक्ष कहते हैं। जहाँ जो एक दूसरे को काटती हैं उसे हम मूल बिंदु का नाम देते हैं। ये मूल बिंदु हो गया। अब इसका नाम हम लोग ओ रखें। अब इस वास्तविक संख्याओं को अगर हम इस कार्तीय तल में निरूपित करते हैं तो वो यहाँ पर आता है पी यक्स कामा वाई। अगर हम इस बिंदु का नाम पी रख लेते हैं तो पी यक्स कामा वाई कार्तीय तल के इस पॉइंट पर आएगा। यहाँ पर कार्तीय तल को 4 चतुर्थांशों में बांटा जाता है। इसे प्रथम चतुर्थांश, तो इसे द्वितीय, इसे तृतीय चतुर्थांश, इसे चतुर्थ चतुर्थांश का नाम दिया जाता है। इनमें एक चिन्ह प्रॉपर्टी भी होती है कि प्लस प्लस वाले को इधर चलना है, माइनस प्लस को यहाँ दिखाना है, माइनस माइनस इसका चिन्ह बन जाता है और यहाँ पर प्लस माइनस। मतलब ये कि ये जो धनात्मक ये वाला अक्ष है ये धनात्मक संख्याओं को, ये भी धनात्मक को निरूपित करता है, ये ऋणात्मक और ये ऋणात्मक को। इसमें दोनों ऋणात्मक हैं इसलिए दोनों माइनस के साथ है। एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो प्लस माइनस है, ऋणात्मक धनात्मक है इसे माइनस प्लस से लिखा जाता है और यहाँ पर प्लस प्लस। इसमें जो पहली संख्या होती है उसे पहली वास्तविक संख्या को भुज और दूसरी वास्तविक संख्या को हम कोटि कहते हैं। ऐसा हम कार्तीय तल में करते हैं। हम विद्यार्थियों अभी जो आर्गेंट तल है उसे नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम कार्तीय तल के बारे में जान रहे हैं जो क्लास 9 में, क्योंकि इसी के संगत इसे बनाना है, इसी के संगत इसको बनाया गया है। तो कार्तीय तल हमने आपको बताया कि जब हम किसी तल पर किसी कागज़ पर 2 लंब रेखाएं खींचेंगे तो क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहेंगे। जिस तल पर ये रेखाएं खींची गई उस तल को कार्तीय तल, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी उसे मूल बिंदु कहते हैं। और इन दोनों वास्तविक संख्याओं को हम उनके चिन्ह के हिसाब से, अगर धनात्मक है तो उसे पहले में, ऋणात्मक धनात्मक है तो उसे दूसरे में, दोनों ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो उसे तीसरे में, और धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं तो उसे चौथे चतुर्थांश में प्रदर्शित करते हैं। आइए इसी के संगत जैसे मान लेते हैं कि कोई एक सम्मिश्र संख्या हमारे पास -3 + 4 आई है। अब हम इसको भी तल पर निरूपित करना चाहते हैं, इसको भी इसी तरह से निरूपित करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्रमित युग्म बनाते हैं, क्रमित युग्म। अब इसका क्रमित युग्म हो जाएगा -3, 4, पहली संख्या और दूसरी संख्या का को यहाँ लिख लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ये वास्तविक संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है, तो वास्तविक संख्या को लिख लेते हैं और काल्पनिक संख्या के गुणांक मतलब आई छोड़कर उसको लिख लेते हैं। ये इसका क्रमित युग्म हो गया। और इसी के संगत हम इस चतुर्थांश पर या इस तल में इसे निरूपित करें। तो विद्यार्थियों -3 मतलब 1, 2, 3, माइनस साइड बढ़ना है तो -3 है, 4 ऊपर के लिए 1, 2, 3 और 4। और यहाँ पर ये संख्या हम निरूपित कर लेंगे 3, 4। और अब हम इसे कार्तीय तल अब जैसे यहाँ पर हमने सम्मिश्र संख्या को निरूपित किया है तो अब हम इसे कार्तीय तल नहीं कहते, इसे आर्गेंट तल कहते हैं। विद्यार्थियों ये इसी के संगत होता है, इसी तरह से इस पर संख्याओं को और भी निरूपित कर सकते हैं। मान लीजिए कोई और दूसरी संख्या आ जाती है, एक दूसरी संख्या आ गई जिसका वैल्यू है 5 - 2 है, तो आप इसका भी क्रमित युग्म बनाएंगे। जो तो क्रमित युग्म Z1 का था, अब क्रमित युग्म आप बना लेंगे Z2 का। अब Z2 का क्रमित युग्म हो जाएगा 5 -2, तो 5 के लिए आप इस साइड चलेंगे +5, 1, 2, 3, 4, 5 और 2 निगेटिव है तो निगेटिव के लिए आप नीचे की ओर जाएंगे और ये संख्या 5, -2 ये निरूपित हो जाएगी।
तो यहाँ पर हमें क्या सीखना है, हमें अर्गंड तल नाम बदला गया है विद्यार्थियों, पहले इसे कार्तीय तल कहते थे, अब इसे अर्गंड तल कहेंगे। अर्गंड तल तब कहेंगे जब हम इन पर क्रमित संख्या को निरूपित कर रहे हैं। दी गई क्रमित संख्या के संगत क्रमित युग्म लिखेंगे और उस क्रमित युग्म को हम कार्तीय तल जैसे निरूपित करते थे वैसे ही निरूपित कर देंगे और उस तल का नाम बदल देंगे। अब उस तल का नाम हम अर्गेंड तल के नाम से जानेंगे। मतलब वह तल जिस पर हम क्रमित संख्याओं को निरूपित करते हैं उन्हें हम अर्गेंड तल कहते हैं। क्रमित संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें वास्तविक और काल्पनिक संख्या मिक्स होती है। ऐसी संख्या वास्तविक काल्पनिक संख्या से मिलकर बनी संख्या को हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और सम्मिश्र संख्या को निरूपित करने के लिए विद्यार्थियों हम जिस तल का प्रयोग करते हैं उसे हम अर्गेंड तल कहते हैं। यहाँ पर जैसे दो क्रमित संख्याओं को हमने लिया है, उन दो क्रमित संख्याओं को हमें दिखाना है अर्गेंड तल पर। तो पहले क्रमित संख्याओं को क्रमित युग्म में कन्वर्ट कर लें और क्रमित अंक के अनुसार जैसे उनके चिन्ह प्रॉपर्टी वही रहती है जैसे कि कार्तीय तल में होती है, वही चतुर्थांश उसी क्रम में हम चतुर्थांश को लेते हैं, उसी तरह से इन्हें भी हम निरूपित करते हैं। उम्मीद है विद्यार्थियों अर्गेंड तल के बारे में आप समझ गए होंगे। अर्गेंड तल वही कार्तीय तल है, बस वास्तविक संख्याओं को निरूपित करने के लिए जिस तल का प्रयोग करते हैं उसका नाम कार्तीय तल रखा गया और क्रमित संख्या को निरूपित करने के लिए जिस तल का हम प्रयोग करते हैं उसे कार्तीय तल का नाम दिया गया। इसमें भुज कोटि होते हैं, यहाँ भुज कोटि नहीं है, पहला रियल भाग है और दूसरा हमारा काल्पनिक भाग। तो ये तो बात हो रही थी विद्यार्थियों अर्गेंड तल की। अब हम संख्या का सम्मिश्र संख्या का मापांक और पूर्णांक इसके बारे में भी जानेंगे कि क्या होता है संख्या का मापांक और पूर्णांक। सम्मिश्र संख्या का मापांक व पूर्णांक। पूर्णांक देखिए विद्यार्थियों जैसे z बराबर a प्लस आई बी है तो मापांक कहलाता है माड ऑफ z। वैल्यू बनती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर क्या चीज़ है? वास्तविक भाग का गुणा का वर्ग और प्लस काल्पनिक भाग का गुणा। यहाँ भी विद्यार्थियों गुणांक ही ले लेंगे तो ज़्यादा ठीक। वास्तविक भाग का गुणांक प्लस काल्पनिक भाग का गुणांक। तो अगर कोई संख्या संख्या दी गई है तो उसके वास्तविक और काल्पनिक भागों का गुणांक लेकर उसका वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल निकालेंगे तो आपको वहाँ पर उसका मापांक मिल जाएगा। अभी विद्यार्थी जैसे हम इसका कोणांक निकालना चाहते हैं तो कोणांक होता है tan थीटा बराबर b/a, मतलब काल्पनिक भाग का गुणांक वास्तविक भाग का। अब अगर आप थीटा निकालना चाहते हैं तो इसको जब इस साइड लाते हैं तो इसे इनवर्स के रूप में पढ़ते हैं। विद्यार्थियों किताब में इसका जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि ये अब हमारे फर्स्ट ईयर में ये नहीं है कोणांक। ये हमारे कोणांक जो हैं इनवर्स वाले जो पद हैं वो इंटर में हैं। ये इनवर्स फंक्शन का पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर है जो कि क्लास 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक और पूर्णांक निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं वास्तव में मापांक और पूर्णांक होता क्या है। जैसे कि अभी हमने अर्गेंड तल की बात की तो हमने दो रेखाएं खींची, एक x अक्ष तो एक x डैश अक्ष, एक y अक्ष तो एक y डैश। अब सम्मिश्र संख्या आपके पास z बराबर आई भी है। इसका क्रमित युग्म कितना हो जाएगा? इसका क्रमित युग्म आपको मिलेगा a, b। ये कहाँ मिलेगा? ये इस अर्गेंड तल के इस पॉइंट पर ये निरूपित। तो इससे क्या लेना देना है विद्यार्थी? इससे मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू a हो जाती है और ये वैल्यू कितनी बन जाती है b।
अब मापांक क्या होता है? मापांक का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू, वास्तविक मान। ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है पॉइंट, इसका पता लगाना मापांक। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जैसे इसका नाम हम P अगर रख लें और इसका नाम O रख लें, इसका नाम A रख लें, तो इस पॉइंट P की मूल बिंदु से रियल दूरी की, मूल बिंदु से दूरी, वो मापांक होगा। ये कैसे बनेगा? अब ये बनेगा जब हम ट्रायंगल O, A और P में पाइथागोरस लगा देते हैं, तो OP की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट लंब और आधार वर्ग, मतलब A का स्क्वायर और प्लस B का, और इस OP को हम मॉड ऑफ Z कहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ से निकलने वाली ये वैल्यू डबल होती। पॉजिटिव रूट का मान हमेशा डबल आएगा, दो मान आएंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव मान लेना है। रियल पॉजिटिव मान के लिए हम R का यूज करते हैं। ये है क्या? ये मापांक है। मापांक को हम R से भी डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ Z में दोनों मान है और R में हम केवल पॉजिटिव मान, क्योंकि ये कहीं भी किसी चतुर्थांश में बनेगा तो ये पॉजिटिव ही दिखाना, ये ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, क्योंकि इधर जाएंगे तो पॉजिटिव है, इस साइड आएंगे निगेटिव है, ऊपर की ओर जाएंगे पॉजिटिव है, नीचे आएंगे निगेटिव है, ये ना ऊपर ना आगे, तो इसको हम R से डिनोट कर लेते हैं, पॉजिटिव मान को यहाँ पर लेते हैं। ये मापांक। अभी बात कोणांक की करें, कोणांक ये हो गया। अब यहाँ tan थीटा बनाइए, तो tan थीटा में क्या होता है? लंब बटे आधार, और थीटा पर लिखना चाहते हैं तो इन्वर्स के रूप में निकल आता, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू तो होती नहीं, तो ये वैल्यू बनाने के लिए इतने रूप में निकल। अभी आइए विद्यार्थियों, जैसे हम एक एग्जाम्पल अपने पास से लेके इसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए z बराबर -1 + i, ये एक सम्मिश्र संख्या का हमें मापांक और कोणांक ज्ञात करना। मापांक व कोणांक निकाल कर देना। तो विद्यार्थियों, मापांक z बराबर आपके पास होगा √-1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 + 1 √2। अभी ये मान कैसा है? पॉजिटिव और निगेटिव है, पर हमें मापांक में लेना क्या है? √2। अब हम कोणांक की बात विद्यार्थियों करते हैं। कोणांक, तो कोणांक में आता है थीटा बराबर tan इनवर्स v मतलब 1 और a मतलब -1। अभी थीटा की वैल्यू क्या आ गई? tan इनवर्स -1। विद्यार्थियों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये अष्टक आएगा, आल, साइन, tan और कास। अब आप बताइए tan कहाँ निगेटिव होता है? tan दूसरे में निगेटिव है और चौथे में, तो दूसरे और चौथे में निगेटिव होने पर tan यहाँ आ रहा होगा, मतलब ये एंगल ऐसा होगा, यहाँ से यहाँ तक का होगा या यहाँ होगा। कोणांक या कोई भी रेखा हमेशा दो कोण बनाती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर भी दो कोण बन रहे, या तो ये है आपका कोणांक और या ये है। अगर आप इसको नापेंगे तो इसके अनुसार 135 डिग्री निकलेगा, और इसके नापेंगे तो 45 डिग्री। मतलब अगर हम यहाँ कोणांक की बात करें तो कोणांक, इसका मतलब थीटा का जो मान है या तो 135 होगा माइनस के साथ, -1 के साथ, या -45। तो अब हम चुने कौन सा कोणांक, लिखे कौन सा? तो इनमें से जो कम दिखता है, जिसकी वैल्यू छोटी दिखती है, जो कम, उस वैल्यू को हम ले लेते हैं। यहाँ थीटा हम -45 डिग्री लिखेंगे, मतलब -π/4। यहाँ पर इसका जो कोणांक है वो -π/4 होगा। फिर से एक बार विद्यार्थियों समझ लीजिए कोणांक क्या है। जैसे tan थीटा बराबर, अगर हम थीटा निकालते हैं तो थीटा में आ जाएगा b/a। b की वैल्यू ले लीजिए, यहाँ से a की वैल्यू कंपेयरिंग करके ले लीजिए, आपको मिलेगा tan इनवर्स -1। अब ये मान में -1 किसका है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये निगेटिव है। निगेटिव मान दूसरे चतुर्थांश या चौथे में हो सकता है। अगर हम दूसरे की ओर जाते हैं तो 135 बनाना पड़ेगा, 90 + 45, और अगर हम चौथे में आते हैं तो -45। मतलब ये जो मान है -1, ये tan 135 डिग्री का या tan 45 का है। जरा विद्यार्थियों यहाँ पर इसको समझ लें। जैसे थीटा बराबर tan इनवर्स -1, तो हमारे पास दो हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स tan 135 डिग्री, या थीटा बराबर tan इनवर्स tan -45।
ये tan से tan इनवर्स हट के -45 डिग्री का कोण मिल जाएगा। यहाँ से tan जो है tan इनवर्स को हटा देगा और 135 डिग्री की वैल्यू। अब हमारे पास किसको चुनना चाहिए? हमें -45 को यहाँ पर आंसर में रखना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू इसकी अपेक्षा कम है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से किसी संख्या का मापांक और कोणांक भी निकालना सिखाया। विद्यार्थियों, हमारी NCERT बुक में यहाँ पर एक हेडिंग का और प्रयोग हुआ है, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। अब हम सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप भी जानेंगे। हालांकि विद्यार्थियों 30% लेस होने पर ये ध्रुवीय रूप के सारे सवाल इस किताब से निकाल दिए गए। अब हमारी बुक में कोई भी ध्रुवीय सवाल का NCERT में क्वेश्चन नज़र नहीं आता है, लेकिन फिर भी जब हेडिंग दी गई है विद्यार्थियों और इसके कॉन्सेप्ट में ध्रुवीय रूप होता भी है, आइए उस ध्रुवीय रूप को भी जान लेते हैं। हेडिंग है हमारी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय मतलब पोलर फॉर्म है बेटा। पोलर फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म को हम कहते हैं। मतलब जैसे कि z बराबर -3 + √3i दिया गया। अब ये एक सम्मिश्र संख्या है अलजेब्रिक रूप में। इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में जब हम बदल कर लिख देंगे तो उसे हम ध्रुवीय रूप कहेंगे। अब किसी भी संख्या का ध्रुवीय रूप कैसे बनाते हैं जरा ये भी जान लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, पहले हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते हैं। जैसे z बराबर a + iv है, इसका क्रमित युग्म कितना बन जाएगा? क्रमित युग्म। इसका क्रमित युग्म a, b बन जाएगा। अब a, b कहाँ होगा? ये इस पोजीशन पर होगा p, a, b। इस संख्या का मापांक कितना होगा? संख्या का मापांक z बराबर होगा √a² + b²। इसे हम r कह लेंगे, पॉजिटिव मान। ये आपका r आ गया और ये वैल्यू आपकी a और b है। ये कोण थीटा, इसे कोणांक कहते हैं। अब अगर हम बात कोणांक की कर लें या इसी त्रिभुज को लेकर यहाँ से cos थीटा और sin थीटा बना लें। ट्रायंगल OAP में अगर हम cos थीटा की वैल्यू बनाते हैं तो आधार बटे कर्ण मतलब a/r आ जाएगा। साइन थीटा की बनाते हैं तो आ जाएगा b/r। अभी z बराबर हमने फिर से लिखा a + iv। अब यहाँ r से गुणा और से भाग कर दिया, a + iv। इस r को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a/r + b/r हमको प्राप्त होगा इस r को अंदर ले जाने पर। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? यहाँ आप देख सकते हैं ये cos थीटा मिल गया प्लस ये i sin थीटा। देखिए ये एक सम्मिश्र संख्या है, ये भी एक सम्मिश्र संख्या है, वही संख्या है, पर ये कौन से रूप में लिखी गई है? ये ध्रुवीय रूप में लिखी गई है। इसको हम सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कहते हैं। ये क्या चीज़ बन गई? सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। ये सम्मिश्र संख्या है। ये क्या चीज़ है? एक सम्मिश्र। तो अगर ये सम्मिश्र संख्या है तो ये सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप है। कैसा रूप होगा? पोलर फॉर्म में बदलना ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म होती है। इसे ट्रिग्नोमेट्री के पदों में बदलना। क्या हुआ इसके लिए? इसके लिए सम्मिश्र संख्या को लिखना है, क्रमित युग्म पता लगा के देखना है कि ये है कहाँ पर। उसके बाद इसका कोणांक बना लें। कोणांक की मदद से हम ये बना सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल भी समझते हैं। जैसे ये संख्या थी, इस संख्या का हमें ध्रुवीय रूप लिखना है तो सबसे पहले संख्या का मापांक बनाएं। मापांक आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस √3²। 3 का वर्ग आपको 9 मिल जाएगा, ये 3 आ जाएगा। 9 3 12, जिसे लिख सकते हैं 4 × 3 मतलब 2√। अभी z बराबर आपके पास कितना है? -3 + √3 है। इसमें जो आपने मापांक लिया है उससे मल्टीप्लाई कर दो और उसी से डिवाइड। तो -3 यहाँ पर विद्यार्थियों दो तरीके हो गए। या तो हम कोणांक पहले ही निकाल लें
या फिर बात, तो हम पहले कोणांक से देख लेते हैं। कोणांक की मदद से इसको समझने की कोशिश करें। जैसे मापांक तो निकाल ही लिया, अभी कोणांक निकाल लें। कोणांक थीटा बराबर हमारे पास है tan इनवर्स b/a। अभी थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स √3/-3, ये कैंसिल हो जाएगा। अभी tan इनवर्स -1/√। वैसे तो ये बेटा 1/√3 30 डिग्री की वैल्यू है, पर यह निगेटिव है तो ये 30 की वैल्यू नहीं होगी। निगेटिव अभी हमने आपको बताया था कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो तीसरे चतुर्थांश में और या फिर चौथे में। जे ए है, जे यस है, जे टी है और सी। ट्रिग्नोमेट्री का 10 का ये पद, ट्रिग्नोमेट्री के 10 का ये पद तीसरे और चौथे में निगेटिव होता है। तो ये वैसे तो ये वैल्यू देखेंगे, इसे माइनस को छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, इसे देखिए। तो आप ये वैल्यू जो देख रहे हैं, ये वैल्यू माइनस मतलब ये 30 डिग्री की वैल्यू है। 1/√3, 1/√3 कितने का मान होता है, tan 30। अगर हम ये माइनस को हटा दें तो ये tan 30 डिग्री का मान है, और माइनस लगा है तो -tan 30 हम यहाँ पहुँच जाएंगे। और अगर हमें यहाँ आना है तो ये वैल्यू आपके पास 180 - 30 होगी। ये वैल्यू कितनी होगी, 180 - 30। अभी 180 में से 30 कम कर दीजिए तो ये वैल्यू आपके पास 150 डिग्री की बनी। तो यहाँ पर दो मान है थीटा के, या तो -30 है या फिर 150 डिग्री आपको मिलेगा। चूँकि हम फर्स्ट ईयर में हैं, हम डिग्री मान का प्रयोग करते नहीं हैं, हम रेडियन का करते हैं। तो ये माइनस का π/6 या 150 को भी आप बदल लीजिए रेडियन में, तो ये आपको मिल जाएगा 5π/6। तो हम यहाँ कह सकते हैं कोणांक जो है हमारे पास माइनस का π/6 या 5π/6 आता है। यहाँ थीटा की जो मैंने वैल्यू फाइंड की है तो ये -1/√3 दिखाई दे रही थी, जो -30 डिग्री या 150 हो सकती है। इसमें छोटी वैल्यू का हम प्रयोग कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप z बराबर, जो फार्मूला देख रहे हैं आप, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r हमको पता हो चुका है जो कि 2√3 है। cos थीटा, cos और थीटा हमने निकाल लिया है, -π/6 प्लस i sin माइनस का π/6। ये विद्यार्थियों इसका ध्रुवीय रूप। यदि आप चाहें तो दूसरा आंसर भी ले सकते हैं। z का एक और भी मान बन सकता है 2√3, और वहाँ पर हम लिखेंगे cos π/6 प्लस i sin 5π/6। ये दोनों ही हो सकते हैं, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, पर बुक में ज़्यादातर इस तरीके के आंसर को दिया जाता है विद्यार्थियों, जिसमें वैल्यू कम होती है उसको ही चुना जाता है, इसलिए हम इसको ही आंसर मान सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो अभी जैसे कि हमने देखा था ध्रुवीय रूप पढ़ रहे थे। श्रमिक संख्या का ध्रुवीय रूप मतलब पोलर फॉर्म, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। अगर कोई श्रमिक संख्या दी हुई है तो उसको cos थीटा sin थीटा के पदों में हम मान निकाल के रखते हैं, तो वो उसका ध्रुवीय रूप कहलाती है। विद्यार्थियों, आज हमने जो है चैप्टर नंबर 4 का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। हालांकि एक बात बताते चले विद्यार्थियों, हमारे पास यहाँ ध्रुवीय रूप के सवालों की संभावना बहुत ही कम है। ये एक्सरसाइज जब इस कोर्स से निकाल दी गई क्लास 11th में, ध्रुवीय रूप को हटा दिया गया है, अब इसके सवाल नहीं हैं। अब हमारे पास 4.1 के बाद विविध एक्सरसाइज आती है। यहाँ पर